1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 22 रोज़ा जंग फैसले के बगैर ख़त्म हो गई थी। इंडिया को बढ़तरी ज़रूर हासिल थी, लेकिन इंडिया के पास ये खुफिया मालूमात नहीं थी कि पाकिस्तान के पास हथियारों की किस हद तक कमी हो गई है। कहा जाता है कि 22 सितंबर को जिस दिन जंग बंदी का ऐलान हुआ, पाकिस्तान का तकरीबन तमाम असला ख़त्म हो चुका था। इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने वज़ीर दफ़ा प्रशांत राव चौहान को इत्तला दी कि इंडियन फौज ने पाकिस्तान पर फतह इसलिए हासिल नहीं की कि हमारे पास दुरुस्त इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसकी वजह ये बताई गई कि इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की जिम्मेदारी इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाअहल जासूसों को दी गई थी। इस तनकीद का नतीजा ये निकला कि इंडिया ने एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग यानी रॉ कायम करने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क से बाहर इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना था। रॉ का क़याम 11 सितंबर 1968 को हुआ। RN काओ को इसका पहला सरबराह बनाया गया और सनकरण नायर को इनका पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया गया। इन दोनों के अलावा 250 अफराद को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिसर्च एंड इंटेलिजेंस विंग में मुंतकिल किया गया। 1971 के बाद RN काओ ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से एजेंट मुंतखब करने की रवायत शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि रॉ में काम करने वाले बहुत से लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों को रॉ में नौकरियां मिल गई और इसे मजाक में रिलेटिव्स एंड एसोसिएट वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाने लगा। लेकिन 1973 के बाद ये रवायत बदल गई और बराह रास्त भर्ती होने वाले लोगों को सख्त मुकाबले और तरह तरह के इम्तहानात से गुजरना पड़ा। पहला इम्तहान एक नफ्सियाती इम्तहान था। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक जगह पर आने को कहा गया। वहां पहुंचते ही इनका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया गया। टेस्ट पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो एक ज्वाइंट सेक्रेटरी ने करवाया। जयदेव रुनाडे 1973 में रॉ के लिए सिलेक्ट हुए थे और एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर हुए। मुंतखब होने के बाद इन्हें 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का सामना करना पड़ा, जिसमें सेक्रेटरी खारजा, रॉ चीफ RN काओ और एक माहिर नफ्सियात शामिल थे। इनका इंटरव्यू तकरीबन 45 मिनट तक जारी रहा था। 2 माह बाद रुनाडे को इत्तला मिली कि वो रॉ के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे पर रिटायर होने वाले राना बुनार्जी का कहना है कि इसके बाद 1985 और 1990 के दरमियान राह में इस तरह के कुछ और लोगों की भर्ती की गई, जिसकी वजह से स्पेशल सर्विसेज का अमल क्याम में आया। बाद में ये तजर्बा नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया। अब 95% से ज़्यादा लोगों का इंतखाब इंडियन पुलिस सर्विसेज से किया जाता है और कुछ लोगों को कस्टम्स और इनकम टैक्स सर्विसेज से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के काम की देखभाल के लिए लिया जाता है। सिलेक्टेड अफराद को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बेसिक ट्रेनिंग दी जाती, जिसके बाद इन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो में रखा जाता, जहाँ इन्हें सख्त सर्दी में काम करने के डिफरेंट तरीके सिखाए जाते। दूर अंदेशी कैसे की जाए, पकड़े जाने से कैसे बचा जाए, सवालात के जवाब कैसे दें और नए राब्ते कैसे कायम करें, वगैरह वगैरह सब सिखाया जाता। मिशन पर जाने से पहले इन्हें करोमागा में सेल्फ डिफेंस पर ट्रेनिंग दी जाती। ये इसराइली मार्शल आर्ट की एक किस्म है जिसमें फाइट के लिए गैर रवायती हरबे सिखाए जाते हैं। बैरून मुल्क जाने से पहले इन्हें और भी ऐसी कई चीज़ें सिखाई जाती जो बाद में इनके काम आ सके। जैसे किसी ज़माने में डेड लेटर बॉक्स का एक चर्चा था। आप कागज़ को दख्त की दर के पास रखेंगे, दूसरे उसे वहाँ से ले जाएंगे। रखने और लेने के अमल में निशानात लगाने पड़ते थे। कोड लैंग्वेज में लिखना सिखाया जाता था। दुनिया के तमाम ममालिक दूसरे मुल्कों में अपने सफारत खानों को जासूसी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क इंडियन सफारत खानों में भी अक्सर रॉ के एजेंट तैनात होते हैं। कई बार इन्हें फर्जी नामों से भेजा जाता है। इसके बावजूद शनाख्त ज़ाहिर होने का खौफ हमेशा रहता है। रॉ की तरह ISI पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसलिए रॉ का इससे मुआवजा करना बिल्कुल बनता है। अगर दोनों एजेंसियों का मुआवजा किया जाए तो रॉ के पास गिरफ्तारी का हक नहीं है, ना आधी रात को दस्तक देती है। रॉ मुल्क के अंदर जासूसी भी नहीं करती, जबकि ये सब ISI करती है। रॉ मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को जवाबते हैं, जबकि ISI आर्मी चीफ को रिपोर्ट करती है। हालांकि कागजात पर यह दिखाया गया है कि वो भी वज़ीर-ए-आज़म को ही रिपोर्ट करती है। ISI की तारीख रॉ से बहुत पुरानी है। इनकी बुनियाद 1948 में बरतानवी फौज में काम करने वाले ऑस्ट्रेलियन ऑफिसर मेजर जनरल वाल्टर जोसेफ ने रखी थी। रॉ और ISI के दरमियान मुकाबलों की कई कहानियाँ मशहूर। रॉ के साबिक सेक्रेटरी सनकरण नायर लिखते हैं कि 1960 और 70 की दहाइयों में अब्दुल गफ्फार खान के बेटे वली खान लंदन में जिला वतनी की ज़िंदगी गुजार रहे थे। वो भुट्टो के सख्त मुखालिफ थे और भुट्टो पाकिस्तान के नए वज़ीर-ए-आज़म बन गए थे। वो इंदिरा गांधी को सियासी और अखलाकी हमायत का पैगाम देना चाहते थे। मुझे इनसे मिलने का कहा गया। यह मुलाकात किसी और मुल्क में होनी थी, क्योंकि लंदन में पाकिस्तानी सफारत खाना था जो पहले ही इन पर नज़र रखे हुआ था। मैं पहले लंदन और फिर वहाँ से डेनमार्क चला गया। जब मैं नाश्ता कर रहा था तो मैंने अपने पीछे मेज़ पर कुछ लोगों को उर्दू बोलते हुए सुना। मुझे शोभा था कि ये लोग ISI के एजेंट हैं। मेरा शक उस वक्त यकीन में बदला
جب وہ ناشتہ چھوڑ کر راہگیروں میں مجھے اور ولی خان کو ڈھونڈنے لگے۔ نائر نے فوراً ملاقات کی جگہ بدلی اور ولی خان کو ان کی پسندیدہ مٹھائی کسی داس کے رسگلوں کا ایک 3 ڈبہ پیش کیا، جس سے وہ بہت خوش ہوئے۔ انڈیا واپس آنے کے بعد نائر نے ولی خان کا پیغام وزیر اعظم اندرا گاندھی کو دیا۔ 1999 میں راہ کی اس وقت بدنامی ہوئی جب قندھار ہائی جیک کے بعد انڈیا کو 3 خطرناک انتہا پسندوں کو رہا کرنا پڑا۔ یہی نہیں، اس وقت کے راہ چیف AS دت، مسعود اظہر اور مشتاق احمد کو اپنے طیارے میں سری نگر سے دلی لائے، جہاں سے اس وقت کے وزیر جسوانت سنگھ انہیں اپنے ساتھ قندھار لے گئے۔ دنیا کے ڈیفرنٹ ایجنٹ کی طرح راہ کے ایجنٹ کے سینے پر کبھی بھی کوئی تمغہ نہیں سجایا گیا۔ کارگل جنگ کے بعد راہ کے وہ لوگ خاموش رہے جنہوں نے اس جنگ میں اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو کھو دیا تھا۔ رحمان نامی ایک ایجنٹ نے راہ سے کہا کہ وہ ملک کے لیے جانیں قربان کرنے والوں کی قربانی کا سرعام اعتراف کرے۔ جب یہ تجویز اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر اور وزیر اعظم کے پرسنل سیکرٹری برجیش مشرا کے پاس پہنچی تو انہوں نے اس کی مخالفت کی۔ کسی نہ کسی طرح یہ خبر اٹل بہاری واجپئی تک پہنچی۔ راہ کے ان 18 افسران کے نام اور کارگل جنگ میں ان کے کارناموں کو وزیر اعظم کی رہائشگاہ کے ایک بند ہال میں بلند آواز میں پڑھ کر سنایا گیا۔ راہ کی تاریخ میں پہلی بار ان جنگجوؤں کو خصوصی تمغوں سے نوازا گیا۔ اس تقریب کا کوئی ریکارڈ نہیں رکھا گیا اور نہ ہی اگلے دن کے اخبارات میں اس کی کوئی تفصیلات نشر کی گئی۔